हिंदी आरोह कक्षा 11 कहानी गलता लोहा का शेष भाग पार्ट 2। मोहन कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। बंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय के में पूछता था तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बातें करने लगते थे। यानी किसी से भी वो उसके पढ़ाई की, वो लखनऊ में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हर पिता यही चाहता है कि उसके संतान एक ऊंचे पद पर पहुंचे। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। जब उन्हें पता लगा कि जो उनका जिन पर विश्वास किया था रमेश ने हमारे बच्चे के जीवन का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से उसके जीवन पूरा बदल गया। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था, पिताजी से पूछा था, तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। झूठा बता दिया और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी का पूरा यकीन था कि त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने जो कहा था वो सच हो गया, और वो मान भी गया कि उन्होंने कहा था उनका साकार हो गया। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर मोहन के पिताजी बंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम ने क्या कहा? मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे ये शब्द उनके पिता को, क्योंकि पिता ने झूठ बोला था। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर आप तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम की बातें करते रहे। दोनों एक ही अड्डे पर बैठे हुए हैं, वही मोहन है और वही धनराम है, लेकिन उन्हें अपने बचपन की बातें याद आ गई हैं। तो धीरे धीरे ये कहानी को लेखक ने लिख दिया। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे की हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंत पर पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते, मैं तत्काल तुम्हारा बना देता, किसी को भी भिजवा देते। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना ना के बराबर होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा, टोले यानी मोहल्ला, तो खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी और तुरंत ही चले जाया करते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से परिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संसी को पकड़कर और दूसरे से हथौड़े से लोहे पर बराबर चोट कर रहा था। निहाई जिस एक लोहे का ऐसा बेस होता है जिस पर रख करके लोहार उसको गोलाई बना के रूप में करते हैं,
तो गोलाई करने में उसे परेशानी आ रही थी। तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा फंसाने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोटें मारकर बड़े अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके और निहाई पर रखकर उसे ठोकते ठोकते पीटते बिल्कुल सुडोल गोल का रूप दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अबाक मोहन की ओर देखता रह गया कि तुमने ये काम कभी नहीं किया, फिर भी कितनी कुशलता से कर दिया। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि पुरोहित खानदान के एक युवक को इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम को संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। इस तरह से मोहन जिस कार्य को देखता था उसे बड़े और लगन से समझता था और उसमें हर कार्य करने की कुशलता की तत्परता थी, परंतु उसके जीवन के समय को विषम परिस्थितियों में डाल दिया गया जिसके कारण से वह अपने जीवन का विकास नहीं कर सका। असहाय बालक दूसरों के सुपुर्दगी में पड़ करके एक गलत दिशा की ओर बढ़ गया, क्योंकि जिनके सहारे वह था वे उसे अच्छा बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। घर के कार्यकाज पूरे हो रहे थे, एक नौकर की पूर्ति भी पूरी हो रही थी। तो इस तरह से इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी दूर दराज रिलेशनशिप में अपने बच्चों को दूसरों के सुपुर्द बहुत ही कम करना चाहिए, और यदि सुपुर्द करते हैं तो बीच बीच में उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अभी लोहा हार्ड तो नहीं हो गया, उसका जीवन ऐसा तो नहीं होगा कि उसको अभी नहीं बदला जा सकता है। यदि शुरुआत में गले हुए लोहे में सुधार कर लिया जाए, यानी शुरुआती जीवन में ही सुधार कर लिया जाए, तो जीवन का सुधार आसानी से हो जाता है। लेकिन यदि एक बार लोहा ठंडा हो गया और तो उसकी आकृति नहीं बदली जा सकती है। इस एक बार जीवन बदल गया तो उसको नहीं सुधारा जा सकता है, और बढ़ते हुए जीवन को आसानी से सुधारा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान दें। इसी तरह से कहानी का अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।